हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मंगला ट्यूटोरियल्स। मैं महेंद्र मंगला। आज हम करने वाले हैं क्लास 12th आईएससी चैप्टर नंबर 5 इन कॉमर्स, मैनेजमेंट, मीनिंग, नेचर एंड इंपॉर्टेंस। ये काफी फास्ट रिवीजन है, आप लोगों का एग्जाम नजदीक है, ये काफी आपको हेल्प करेगा। आप इसको ध्यान से सुनिए। मैं डेली आपको एक वीडियो डाल रहा हूं आपके चैप्टर्स का, तो आप लोगों के लिए ये क्विक ब्रशअप रहेगा, आप लोगों के एग्जाम में काफी हेल्प करेगा। आप लोग जब अपनी बुक से एक बार पढ़ेंगे तो आपको बहुत जल्दी से ये याद हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज मैनेजमेंट। मैनेजमेंट मींस डिसीजन मेकिंग। मैनेजमेंट का मतलब ये नहीं है कि मैनेजर खुद काम कर रहा है। मैनेजमेंट का मतलब ये कभी नहीं है कि मैनेजर खुद काम कर रहा है। मैनेजमेंट काम करा रहा है, या जो काम जहां हो रहा है उसको वो मैनेज कर रहा है। तो यहां पे हम सबसे पहले बात करेंगे व्हाट वी मीन बाय मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट मींस गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स। तो दूसरे लोगों से काम कराना, दैट इज व्हाट कॉल्ड मैनेजमेंट। तो इसके डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मैनेजमेंट एज एन एक्टिविटी। तो जब हम बात करते हैं व्हाट इज मैनेजमेंट एज एन एक्टिविटी, इट इज इंटरपर्सनल एक्टिविटी, इट इज ग्रुप एक्टिविटी, इट इज गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी। मतलब हमारी जितनी भी एक्टिविटीज होंगी वो गोल्स को अचीव करने के लिए ही होंगी। और इट इज डिसीजनल एक्टिविटी, कि हम यहाँ पे मैनेजमेंट में मैक्सिमम कहते हैं मैनेजर्स ने डिसीजन लिया। तो बहुत सारे जो एक्टिविटीज होते हैं दे आर बेस्ड ऑन द डिसीजंस ऑफ द मैनेजमेंट। तो जो भी एक्टिविटीज जो वर्कर्स कर रहे हैं, एम्प्लॉइज कर रहे हैं, दे आर बेस्ड ऑन द डिसीजंस टेकन बाय द मैनेजमेंट। तो ये किस टाइप की एक्टिविटी होगी? इट इज इंटरपर्सनल एक्टिविटी, इट इज ग्रुप एक्टिविटी, इट इज गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी, ओके, एंड इट इज डिसीजनल एक्टिविटी। तो एज एन एक्टिविटी हो गया, तो इट इज मैनेजमेंट। अब हम बात करते हैं मैनेजमेंट एज ए ग्रुप। नाउ अब हम बात करते हैं, जैसे हम कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन की और कंपनी की बात करते हैं तो एक सिंगल पर्सन मैनेज नहीं कर रहा है। कई सारी लेयर्स होती हैं, टॉप मैनेजमेंट, मिडिल मैनेजमेंट, देन लोअर लेवल मैनेजमेंट। तो इट्स नॉट ए सिंगल पर्सन हु मैनेजेस, इट्स ए ग्रुप ऑफ पीपल हु मैनेजेस। जस्ट लाइक इन ए कंपनी यू टॉक अबाउट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। क्या बात करते हैं आप? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है वो क्या है? वो इट्स अ ग्रुप ऑफ पीपल। अब आपके ये तीन टाइप के हो सकते हैं, फैमिली मैनेजर्स हो सकते हैं, ठीक है, या फिर आपके प्रोफेशनल मैनेजर्स हो सकते हैं, या ये आपके आईएएस ऑफिसर्स हो सकते हैं जो पब्लिक सर्वेंट्स हैं। तो अब जैसे आपने कहा सर जो फैमिली मैनेजर्स हैं उससे हमारा क्या मतलब है? अगर वो एक अपना खुद का फैमिली बिजनेस ऑन करते हैं और उसके अंदर वो मैनेजर हैं तो दे आर कॉल्ड फैमिली मैनेजर्स। अगेन उसके अंदर एक पर्सन हो जरूरी नहीं है, पूरी फैमिली के मेंबर्स उसमें मेंबर हो सकते हैं, ये साथ में काम कर रहे हैं। टॉक अबाउट अगर हम बात करते हैं कि आपके जो जैसे मान लीजिए प्रोफेशनल मैनेजर्स होते हैं, ये वो लोग होते हैं जिन लोगों ने एक पर्टिकुलर डिग्री ले रखी है, जैसे एमबीए डिग्री उन लोगों ने ले रखी है, एंड दे आर अपॉइंटेड एज ए मैनेजर इन ए कंपनी। तो अगेन वहां पे भी ग्रुप ऑफ पीपल हो सकते हैं। देन इज सिविल सर्वेंट्स लाइक आईएएस ऑफिसर्स, जो कि आपके पब्लिक सर्विसेज को हैंडल करते हैं या किसी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग को वो हैंडल करते हैं। तो दैट इज कॉल्ड हम बोलेंगे मैनेजमेंट एज ए ग्रुप, एज ए ग्रुप। अगला हमारा टॉपिक इसमें आएगा मैनेजमेंट एज ए डिसिप्लिन। अब यहां डिसिप्लिन का क्या मतलब है? ए सेपरेट फील्ड ऑफ स्टडी। क्या है? ए सेपरेट फील्ड ऑफ स्टडी। जैसे अभी हम ये बुक से पढ़ रहे हैं, तो जब हम बुक से पढ़ रहे हैं तो ये हम थ्योरी पढ़ रहे हैं, तो इट इज फील्ड ऑफ स्टडी, इट इज ए फील्ड ऑफ स्टडी। जस्ट लाइक हम पढ़ते हैं कि भी कोई साइंस हम पढ़ते हैं, ज्योग्राफी पढ़ते हैं, तो वो एक सेपरेट फील्ड ऑफ स्टडी है। तो इसी तरीके से मैनेजमेंट भी आज की डेट में एक सेपरेट फील्ड ऑफ स्टडी है, एक जिसके अंदर अपने रूल्स हैं, मेथड्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं जो कि हमें फॉलो करने पड़ते हैं। अब हम बात करते हैं एज ए प्रोसेस। अब मैनेजमेंट एज एक प्रोसेस भी है। अब आपने कहा सर किस टाइप का प्रोसेस है? मैनेजमेंट एज ए कहते हैं मैनेजमेंट इज व्हाट मैनेजमेंट डज, ठीक है। तो हम कहते हैं इट इज इंटीग्रेटेड प्रोसेस। इंटीग्रेटेड प्रोसेस का मतलब इसमें कई सारी चीजों को इंटीग्रेट किया जाता है, ग्रुप एफर्ट्स को यूनाइट किया जाता है। इसके अंदर आपके फिजिकल और फाइनेंशियल रिसोर्सेज को एक जगह इकट्ठा किया जाता है। देन इट इज कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। जब तक बिजनेस चलेगा वी नीड मैनेजमेंट। जब तक आपका बिजनेस चलता रहेगा हमें मैनेजमेंट की जरूरत पड़ेगी। डजंट मीन कि हमें आज चाहिए और कल नहीं चाहिए, ऐसा नहीं होगा। इट इज इंटरेक्टिव प्रोसेस, क्योंकि यहाँ पे हमें बहुत लोगों से, डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल से इंटरेक्ट करना पड़ता है, एम्प्लॉइज से इंटरेक्ट करना पड़ता है, आउटसाइडर से इंटरेक्ट करना पड़ता है, जनरल पब्लिक से इंटरेक्ट करना पड़ता है, ओके। और जो डिफरेंट चैलेंजेस आते हैं उन सबसे हमें उनको फेस करना पड़ता है और उनके साथ इंटरेक्शंस करनी होती है। देन टॉक अबाउट इट इज ए सोशल प्रोसेस। आपने कहा सर ये सोशल प्रोसेस क्यों है? बिकॉज इट इज रिलेटेड टू ह्यूमन बींग्स।
और ये यूनिवर्सल भी है। आपने कहा सर ये यूनिवर्सल कैसे है? भाई यूनिवर्सल है, मैनेजमेंट को आप कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं, आप अपनी डे टू डे लाइफ में भी मैनेजमेंट को अप्लाई कर सकते हैं। आपने कहा सर हम अपने डे टू डे लाइफ में कैसे इसको अप्लाई करेंगे? देखिए सबसे अच्छा एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं, आप लोगों के एग्जाम्स नजदीक हैं, तो आपको क्या करना है? टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट अगर आप कर रहे हैं तो आप अपने एग्जाम्स को इजीली फेस कर पाएंगे और एग्जाम के स्ट्रेस को डाउन कर पाएंगे। तो आप अपने इस चीज को आप अपने घर में भी मैनेज आप देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपके शू रैक में शूज नहीं है, कहीं इधर उधर पड़े हुए हैं, बुक रैक में बुक्स नहीं है, बुक भी कहीं है पता नहीं है, तो आप ऑलरेडी खुद मिसमैनेज हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया? मैनेजमेंट हम अपनी लाइफ के अंदर ले सकते हैं। हाँ, इट इज पार्ट ऑफ आवर लाइफ। तो हम कह सकते हैं ये यूनिवर्सल भी है। तो आपको समझ में आया? तो ये हमने डिस्कस किया एज ए प्रोसेस। अब हम बात करते हैं इसकी डिफरेंट डेफिनेशंस की। वैसे बहुत सारी डेफिनेशंस दे रखी हैं, तो पहली हम बात करें क्लासिकल डेफिनेशन, इट वाज गिवन बाय जेम्स। तो ये बहुत अच्छी डेफिनेशन है। इट सेज मैनेजमेंट इज व्हाट मैनेजमेंट डज। मैनेजमेंट वही है जो मैनेजमेंट करता है। इट इज द टास्क ऑफ प्लानिंग, एग्जीक्यूटिंग एंड कंट्रोलिंग। क्या है ये? इट इज द टास्क ऑफ प्लानिंग, एग्जीक्यूटिंग एंड कंट्रोलिंग। तो मैनेजमेंट इज व्हाट मैनेजमेंट डज एंड इट इज द task of planning, executing and controlling. That is given by James. That is classical definition. Now we talk about productivity definition. It was given by F.W. Taylor. He says management is the art of getting things done. It is the art of knowing exactly what you want men to do, then to see that they do it in the best and cheapest way. मतलब मैनेजमेंट का मतलब ये है कि ये देखना हम लोगों से क्या काम कराना चाहते हैं और ये देखना कि वो उस काम को उस तरीके से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। दैट इज व्हाट कॉल्ड मैनेजमेंट। इट इज एज पर प्रोडक्टिविटी डेफिनेशन। आपको पता है कि जो एफडब्ल्यू टेलर ने जो प्रिंसिपल्स दिए वो एक्चुअली रिलेटेड टू प्रोडक्शन ही थे। तो प्रोडक्टिविटी डेफिनेशन वाज गिवन बाय फ्रेडरिक विंस्लो टेलर। नेक्स्ट इज आपका ह्यूमन रिलेशन। इसको न्यू क्लासिकल कॉन्सेप्ट भी बोलते हैं। न्यू क्लासिकल कॉन्सेप्ट, इट इज ह्यूमन रिलेशन कॉन्सेप्ट। और ये दिया था सबसे अच्छी डेफिनेशन जो मुझे लगती है हेरोल्ड कुंट्ज की। वो कहता है मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स। मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स इज व्हाट कॉल्ड मैनेजमेंट। एक है डिसीजन मेकिंग या लीडरशिप कॉन्सेप्ट गिवन बाय रॉसमूर, जो बहुत अच्छी डेफिनेशन है। मैनेजमेंट मींस डिसीजन मेकिंग। बिल्कुल क्लियर है, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि मैनेजमेंट मींस डिसीजन मेकिंग। तो दिस इज डिसीजन मेकिंग कॉन्सेप्ट गिवन बाय रॉसमूर। एक जो इंटीग्रेशन कॉन्सेप्ट है जिसको मॉडर्न मैनेजमेंट भी कहते हैं, इंटीग्रेशन कॉन्सेप्ट, इट वाज गिवन बाय कीथ। ये अच्छी डेफिनेशन है। मैनेजमेंट इज द फोर्स दैट इंटीग्रेट्स ह्यूमन एंड नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज इनटू इफेक्टिव ऑपरेटिंग यूनिट। मतलब ह्यूमन और नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज को यूनाइट करना है, ह्यूमन और नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज को इंटीग्रेट करना है इफेक्टिव ऑपरेटिंग यूनिट में। इट वाज गिवन बाय कीथ। क्या है? इट इज द फोर्स, मैनेजमेंट इज द फोर्स दैट इंटीग्रेट्स द ह्यूमन and non-human resources into effective operating unit. It was given by Keith. तो ये कौन सी डेफिनेशन मैंने बोली आपको? इट इज मॉडर्न और इंटीग्रेशन कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो डिफरेंट डेफिनेशंस मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस की। पहली डेफिनेशन कौन सी थी हमारी? सबसे पहली वाली जो थी क्लासिकल थी, दूसरी प्रोडक्टिविटी बेस्ड थी, तीसरी आपकी ह्यूमन रिलेशन से रिलेटेड थी, चौथी डिसीजन मेकिंग से, और पांचवी हमने मॉडर्न या इंटीग्रेशन कॉन्सेप्ट में डिस्कस की। अब हम बात करेंगे इसकी डिफरेंट फीचर्स की। अब आप कुछ बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि फीचर बोल दीजिए, कैरेक्टरिस्टिक बोल दीजिए, एक ही मतलब है। फीचर और कैरेक्टरिस्टिक इज वन एंड द सेम थिंग। तो पहला है मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड। मतलब जितनी भी एक्टिविटी मैनेजमेंट में होगी दे ऑल आर गोल ओरिएंटेड। मतलब जितनी भी एक्टिविटीज होंगी द मेन ऑब्जेक्टिव इज टू अचीव द गोल। It is universal whether the business is small, whether the business is big, whether it is business making, whether it is non-business making organization, everywhere we need management. It is a group activity. It's not a single person who manages. It's a group of people who manage, like board of directors. And it is a system of authority. Definitely जब हम बात करते हैं मैनेजमेंट की, तो मैनेजमेंट के पास decision making powers होती हैं। ठीक है। Next is it is a social process because human beings are involved here. It is a dynamic function in the sense that it keep on changing. The management has to face different challenges daily, and it is both science and art. जब हम practically किसी चीज को अप्लाई करते हैं that is art, और जब हम थ्योरी में उसको पढ़ रहे हैं जैसे अभी हम पढ़ रहे हैं that is what called science. तो मैनेजमेंट साइंस एंड आर्ट बोथ। एक पर्सन जो MBA डिग्री कर रहा है वो साइंस है, बट जब वो डिग्री लेने के बाद कहीं जॉब कर रहा है और वहां डिसीजन से जाए that is called art. अब हम yes, it is a distinct entity. मतलब it is a separate field of study. And it is intangible. We can't see the management. We can only feel.
केवल हम महसूस करते हैं। जैसे आप कहीं ऑर्गेनाइजेशन में गए, काम जाते ही हो गया, तो आप कहेंगे मैनेजमेंट इज गुड। नेक्स्ट अगला टॉपिक हमारा है क्या मैनेजमेंट साइंस है। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, क्या मैनेजमेंट साइंस है। तो सबसे पहले हमें ये बात करनी पड़ेगी व्हाट इज साइंस। साइंस इज सिस्टमटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। सिस्टमटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज को क्या बोलेंगे हम, साइंस। तो अब हमें ये देखना है कि क्या मैनेजमेंट भी साइंस है, क्या मैनेजमेंट में साइंस की फीचर्स अप्लाई हो रही हैं। तो सबसे पहले हमें ये पता लगाना पड़ेगा कि साइंस की फीचर्स क्या हैं। जैसे मैंने बोला सिस्टमटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज है, मैंने कहा यस मैनेजमेंट पजेस दिस फीचर। देन इज ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट्स। जब हम बात करते हैं साइंस की तो हम डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस करते हैं, डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। तो क्या हमें लगता है कि मैनेजमेंट में भी हम ऑब्जर्वेशंस और एक्सपेरिमेंट्स करते हैं? यस, इट हैज बीन कंडक्टेड बाय डिफरेंट स्कॉलर्स। यू कैन टेक एग्जांपल ऑफ एफडब्ल्यू टेलर। देन इज कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। जिस तरीके से मैनेजमेंट में साइंस में कोई कॉज होता है तो इसका एक इम्पैक्ट होता है, तो मैनेजमेंट में भी कुछ ऐसा ही है। कोई एक पर्टिकुलर कॉज होगा तो इसका एक इम्पैक्ट आएगा। जैसे एक पर्सन को एक ही पर्सन ऑर्डर कर रहा है तो ही विल बी confident and he knows what he has to do, but at the same time if one person is basically ordered by two bosses then the person will be confused. So what is the cause? Dual subordination. And what is the impact? That is what called confusion, chaos. Then is आपका यूनिवर्सल वैलिडिटी ऑफ प्रिंसिपल। साइंस में सारे जितने भी प्रिंसिपल्स है वो यूनिवर्सली वैलिड है, और मैनेजमेंट में भी ऐसा ही है कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स कैन आल्सो बी अप्लाइड इन एनी ऑर्गेनाइजेशन एंड एनी टाइम। बट एट द सेम टाइम हम जब बात करते हैं मैनेजमेंट की ये साइंस, तो वो फुल फ्लेजेड साइंस नहीं है, वो इन एग्जैक्ट साइंस है, सॉफ्ट साइंस है, अप्लाइड साइंस है। क्योंकि मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स उतने एग्जैक्ट नहीं है जितने फिजिक्स और केमिस्ट्री के हैं, बिकॉज दे आर बेस्ड ऑन ह्यूमन बिहेवियर एंड ह्यूमन बिहेवियर इज वेरी कॉम्प्लेक्स, वेरी कॉम्प्लेक्स। क्लियर? तो आप बस सुनते जाइए मुझे और बहुत ध्यान से उसको 2-3 बार सुनेंगे तो आपको याद भी हो जाएगा। बुक भी पढ़ने का आपको जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपको बहुत गो थ्रू रिवीजन चाहिए एग्जाम से पहले। बुक तो आपने पूरा साल पढ़ाई है। नेक्स्ट इज हम बात करेंगे मैनेजमेंट एज एन आर्ट। तो व्हाट इज आर्ट? प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ थ्योरी इज व्हाट कॉल्ड आर्ट। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ थ्योरी इज आर्ट। अब हम आर्ट की फीचर्स की बात करेंगे और देखेंगे क्या मैनेजमेंट में ये सारी फीचर्स अप्लाई हो रही है या नहीं हो रही। जैसे प्रैक्टिकल नॉलेज मस्ट है, तो मैनेजमेंट में भी प्रैक्टिकल नॉलेज मस्ट है कि अगर आपको केवल थ्योरी आती है और आपको डिसीजन मेकिंग नहीं आती तो इट इज ऑफ नो यूज। टॉक अबाउट पर्सनल स्किल्स। सबकी अपनी अपनी स्किल्स होती हैं, सबकी अपनी अपनी स्किल्स होती हैं, ऐसे ही मैनेजमेंट में भी है। सबकी डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी अलग अलग हो सकती है। हो सकता है थ्योरी में मार्क्स बराबर हो, बट डिसीजन मेकिंग में भी डिफरेंट। यस, क्रिएटिविटी, मतलब जब भी हम बात करते हैं आर्ट की तो हम कुछ क्रिएटिविटी की बात करते हैं, तो डिसीजन मेकिंग में भी क्रिएटिविटी लाई जा सकती है। कुछ क्रिएटिव डिसीजंस लिए जा सकते हैं, कुछ इनोवेटिव डिसीजंस लिए जा सकते हैं, कुछ अलग हटके डिसीजंस लिए जा सकते हैं। यस, एंड परफेक्शन थ्रू प्रैक्टिस। जैसे किसी भी आर्ट में जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करते हैं उतना परफेक्शन आ जाता है, उसी तरीके से मैनेजमेंट में भी आप जितने लंबे टाइम से डिसीजन ले रहे हैं आपकी डिसीजन मेकिंग पावर्स उतनी अच्छी बढ़ जाती हैं। एक्सपीरियंस, करेक्ट। तो हम कह सकते हैं मैनेजमेंट फुल फ्लेजेड आर्ट है। मैनेजमेंट के अंदर वही सारी फीचर्स अप्लाई हो रही हैं जो कि आर्ट में होनी चाहिए। अगला हमारा टॉपिक है मैनेजमेंट एज ए प्रोफेशन। तो व्हाट इज प्रोफेशन? इट इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी विच इज कंडक्टेड और अंडरटेकन बाय ए पर्सन हैविंग सम स्पेशल नॉलेज। जिसके पास कुछ स्पेशल नॉलेज है, तो दैट इज व्हाट कॉल्ड, क्या बोलेंगे हम उसको? हाँ, एज ए प्रोफेशन। तो अब हम बात करेंगे क्या मैनेजमेंट प्रोफेशन है। तो प्रोफेशन की दो फीचर्स अप्लाई होती हैं। पहला सिस्टमटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज, यस मैनेजमेंट है। सर्विस मोटिव भी अप्लाई होता है, बट कुछ इसकी फीचर्स हैं जैसे रेस्ट्रिक्टेड एंट्री, वो अप्लाई नहीं होती है। क्योंकि किसी भी प्रोफेशन के लिए रेस्ट्रिक्टेड एंट्री, जैसे एक डॉक्टर है उसका बेटा अपने को डॉक्टर तब तक नहीं लिख सकता जब तक कि उसके पास डॉक्टर की डिग्री नहीं है, बट एक फैमिली मैनेजर है उसका बेटा भी अपने को मैनेजर लिख सकता है विदाउट हैविंग एनी डिग्री। देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन ऑन दैट। नाउ देयर इज प्रोफेशनल एसोसिएशन। जितने भी काउंसिल्स है, लाइक मैंने फॉर लॉ इट इज बार काउंसिल ऑफ इंडिया, फॉर मेडिकल इट इज मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, बट एज फार एज मैनेजमेंट इज कंसर्न उनकी कोई काउंसिल नहीं है, कोई गवर्नमेंट बॉडी नहीं है। AIMA है, ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन, बट वो एक एसोसिएशन है, गवर्नमेंट बॉडी नहीं है। तो हम कह सकते हैं अभी पूरी तरह से प्रोफेशन नहीं है। और कोड ऑफ कंडक्ट बाइंडिंग जो है इनके ऊपर नहीं है। कोड ऑफ कंडक्ट है बट वो इनके ऊपर बाइंडिंग नहीं है, बट सारे प्रोफेशंस में कोड ऑफ कंडक्ट बाइंडिंग होता है बाकी सारे प्रोफेशंस में। तो हम कह सकते हैं मैनेजमेंट अभी हमारे इंडिया में पूरी तरह से प्रोफेशन नहीं है, अभी वो धीरे धीरे डेवलप हो रहा है। यस, हाँ, अभी अपने इन्फेंसी में है, अभी अपने बचपन में है, स्टिल टू डेवलप, स्टिल टू ब्लॉसम। अब इसका अगला टॉपिक, हम लास्ट टॉपिक्स की तरफ चल रहे हैं इस चैप्टर के। अगला है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट की। तो ऑब्जेक्टिव्स में सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या है कि कोई भी, जैसे हम मैनेजमेंट यूज कर रहे हैं तो सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव होगा प्रॉफिट कमाना। अगर आप अच्छी मैनेजमेंट कर रहे हैं और प्रॉफिट्स नहीं आ रहे हैं तो दैट मीन्स देयर इज सम काइंड ऑफ लैकिंग समवेयर। तो इसका मतलब मैनेजमेंट का सबसे कोर ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट कमाना। देन आपका प्रॉस्पर करना, ग्रो करना, ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ाना।
जैसे आपकी सेल जो 10 साल पहले थी आज भी उतनी है, इसका मतलब आप ग्रो नहीं कर रहे हैं, आप स्टेगनेंट हो गए हैं। जैसे कहते हैं ना, पानी कहीं रुक जाता है तो उसमें काई जम जाती है। तो सेम वे हम बात करते हैं कि अगर मान लीजिए ऑर्गेनाइजेशन ग्रो नहीं कर रहा है तो फिर उसको धीरे 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 वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, अगर आपकी सेल नहीं बढ़ रही है, प्रॉफिट्स नहीं बढ़ रहे हैं, तो दैट मीन्स आपके अंदर ग्रोथ नहीं है आपके ऑर्गेनाइजेशन में। तो अब मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव ये भी होगा कि ऑर्गेनाइजेशन ग्रो भी करे। आपने देखा होगा काफी सारे ऑर्गेनाइजेशंस धीरे 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 वाइंड अप हो जाते हैं। उसका कारण क्या होता है? वो समय के साथ चल नहीं पाते हैं, नए समय की टेक्नोलॉजी के साथ अपने को अलाइन नहीं कर पाते हैं। देन चेंजेस एंड इनोवेशन, मैनेजमेंट का एक ऑब्जेक्टिव ये भी है कि कुछ नए नए चेंजेस लाने, कुछ नए नए इनोवेशंस लाना। आपने देखा होगा बहुत सारी कंपनीज अपने प्रोडक्ट्स, नए नए प्रोडक्ट्स, नए नए फीचर्स लॉन्च करती रहती है। इसका मतलब वो एक्टिव है। अब जो एक्टिव है तो वो अपने अपने कस्टमर्स के साथ जुड़ी हुई है। तो इनोवेशंस लाना ये भी मैनेजमेंट का एक ऑब्जेक्टिव है। देन अपना एम्प्लॉइज को डेवलप करना, उनको ट्रेन करना, उनको एजुकेट करना, नए नए जो टेक्निक्स आ रही हैं उनके साथ उनको ट्रेनिंग प्रोग्राम्स चलाना, सेमिनार्स करना, कॉन्फ्रेंसेस करना, अपने एम्प्लॉइज को डेवलप करना, ये भी मैनेजमेंट का एक ऑब्जेक्टिव है। इसके अलावा डिसिप्लिन मेंटेन करना, मोरल बूस्टअप करना अपने एम्प्लॉइज का, वो भी मस्ट है। अगर वो हाईली मोटिवेटेड रहेंगे तो देयर आर मोर पॉसिबिलिटीज कि ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करेगा। ठीक है, और राइटफुल डिसीजंस लेना और अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करना रीजनेबल प्राइस पे कस्टमर्स को, दैट इज अगेन द ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट। क्लियर है? आई थिंक आप लोगों को भी क्लियर है। नेक्स्ट अगला है इंपोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। अगर हम बात करते हैं इंपोर्टेंस की, तो जो हमारे ऑब्जेक्टिव है वहीं से हमारी इंपोर्टेंस भी निकल आएगी। जैसे मिनिमम कॉस्ट पे आउटपुट करना, अपने रिसोर्सेज का बेस्ट यूज करना, ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज करना, ग्रुप ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना। ग्रुप ऑब्जेक्टिव इन द सेंस कि एक इंडिविजुअल पर्सन के ऑब्जेक्टिव को अचीव नहीं करना, ग्रुप ऑब्जेक्टिव, सारे एम्प्लॉइज के ऑब्जेक्टिव अल्टीमेटली एक ही होना चाहिए, हाउ द ऑर्गेनाइजेशन विल ग्रो। यस यस। देन ऑर्गेनाइजेशन को सर्वाइव करना, ग्रो कराना, दैट इज अगेन द इंपोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। इससे लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड अपलिफ्ट होगा, नेशन ओवरऑल डेवलप होगा, जो लोगों को जॉब मिलेगी, क्योंकि अच्छी मैनेजमेंट है तो वो लंबे टाइम तक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन सर्वाइव करेगा। जब वो लंबे टाइम तक सर्वाइव करेगा तो उसके एम्प्लॉइज भी लंबे टाइम तक सर्वाइव करेंगे, तो लोगों को जॉब देना। तो दीज आर व्हाट कॉल्ड, हम कहते हैं इंपोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। अब हमारा लास्ट टॉपिक है इस हमारे चैप्टर का, वो है लेवल्स। ये आपका नया टॉपिक ऐड ऑन हुआ है आपके एज पर रिवाइज सिलेबस ऑफ 2024-25, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट एंड उसके फंक्शंस। तो जब हम लेवल्स की बात करते हैं तो हमारे पास 3 लेवल हैं, टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल। तो जो टॉप लेवल में कौन होता है? सीईओ होता है, मैनेजिंग डायरेक्टर होता है, डायरेक्टर्स होते हैं, दे आर व्हाट कॉल्ड टॉप लेवल मैनेजमेंट। और टॉप लेवल मैनेजमेंट के फंक्शंस क्या हैं भाई? ऑब्जेक्टिव डिटरमाइन करना, पॉलिसी डिटरमाइन करना, देन आपका बजट अप्रूव करना, तो दैट इज द फंक्शन ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट। इसके अलावा आपका एम्प्लॉइज डिपार्टमेंटल हेड्स को अपॉइंट करना, अपनी गोल्स पॉलिसी डिसाइड करना, ये सब टॉप लेवल का काम है। देन आपका अपनी कंपनी को रिप्रेजेंट करना आउटसाइड वर्ल्ड में, टॉप लेवल का काम है। और टॉप लेवल का काम है कि किस तरीके से प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, डायरेक्शंस देना और लीडरशिप करना, दैट इज अगेन द फंक्शन ऑफ टॉप लेवल। अच्छा, मिडिल लेवल का जो सबसे मेन, अच्छा मिडिल लेवल में कौन होते हैं? डिपार्टमेंटल हेड, डिप्टी डिपार्टमेंटल हेड्स, दे कम इन द मिडिल लेवल। और मिडिल लेवल का काम होता है जो टॉप लेवल ने डिसाइड करा उसको लोअर लेवल तक लेके जाना, दैट इज व्हाट कॉल्ड इंटरप्रेट करना। इंटरप्रेट करने का मतलब होता है कन्वे करना, ये सबसे मेन फंक्शन है मिडिल लेवल का। इसके अलावा मॉनिटर करना, कंट्रोल करना, ट्रेन करना, मोटिवेट करना, लोअर जो आपके सुपरवाइजरी लेवल को मोटिवेट करना, उनको ट्रेन करना, उनके लिए रूल एंड रेगुलेशंस बनाना, किनके लिए? लोअर लेवल के लिए। ये किसका काम है? टॉप लेवल का, सॉरी मिडिल लेवल का। तो मिडिल टॉप लेवल ने तो ऑब्जेक्टिव डिटरमाइन कर दिए, पॉलिसी डिटरमाइन कर दिए, अब वो काम कैसे होगा ये काम देखेगा मिडिल लेवल। और मिडिल लेवल जो है कुछ रूल्स रेगुलेशंस जो बनाएगा वो लोअर लेवल के लिए बनाएगा और उनको मोटिवेट करेगा, उनको अपॉइंट करेगा, ये सब काम किसका है? और इंटरप्रेट करने का, मॉनिटर करेगा, कंट्रोल करेगा, काम सही तरीके से हो रहा है नहीं हो रहा है। लोअर लेवल को सुपरवाइजरी लेवल भी कहते हैं, ऑपरेटिंग लेवल भी कहते हैं। इसके अंदर फोरमैन आता है, सुपरवाइजर आता है। इनका काम क्या है? इनका काम है वर्कर्स से काम को करवाना। ये एक्चुअली लास्ट लिंक हो जाता है, ये वर्कर्स के साथ लिंक रहते हैं, ये मॉनिटर करते हैं काम हो रहा है, ये उनसे उनकी सजेशंस लेते हैं, उनके ग्रीवांसेस को हैंडल करते हैं, उनको अच्छा वर्किंग क्लाइमेट देते हैं और डे टू डे प्रोडक्शन को प्लान आउट करते हैं और उनको वर्क असाइन करते हैं, ऑर्डर्स एंड इंस्ट्रक्शंस देते हैं, किसको? वर्कर्स को। तो ये किसका काम है? लोअर लेवल का। तो मैंने आप लोगों से पूरा चैप्टर डिस्कस किया। होप सो आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा, आप लोगों के एग्जाम में रिवीजन में काफी हेल्प करेगा। और अगर आप मेरे इस चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए, ताकि ये मुझे मोटिवेट करे और नए वीडियोस बनाने के लिए, आप लोगों की हेल्प के लिए।
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।